संख्यात्मक योग्यता के इस दूसरे मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और पहले की तरह से इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चनों पे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि अब आपको यहाँ तक आते आते जो है काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है, तो इतनी समझ ज़रूर डेवलप हो गई है। तो इसको पहले आप दोनों क्वेश्चन जो दिख रहे हैं इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद खुद से काम करिए और काम करने के बाद आप प्ले करके देखिए कि हमारे और आप में कोई अंतर तो नहीं है, किस तरह से किया गया है और कैसे करें ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो आप प्रश्न को नोट करिएगा, फिर से करिएगा, सॉल्व करिएगा। इस तरह से करते करते अगर हम लोग फर्स्ट टाइम जो 10 मॉडल पेपर डाल रहे हैं, यानी एक मॉडल पेपर में 10 सवाल होंगे और इस तरह से 10 मॉडल पेपर का मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, तो ये सभी अच्छे प्रश्न होंगे। तो एक अच्छा खासा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे नियम एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाएंगे, तो इससे रिवीजन आसान हो जाएगा। ये पहला सवाल कैलकुलेशन बेस्ड है। 0.03 इंटू 0.03 प्लस 0.01 और इंटू 0.01 माइनस 0.02 इंटू 0.03 को डिवाइड किया गया 0.02 से, और भाग के निशान के दाहिनी तरफ 3/8 प्लस 3/8 का 1/2 लिखा हुआ है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या लिखा है, अगर इसको ए कह दें तो ये भी ए हो जाएगा, और ये बी अगर कह दें तो ये भी बी हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका जो है ए हो गया, और इसमें जो है ये 2 इंटू बी है, आपका 2 इंटू बी है। तो ये बन क्या रहा है, आप देखिए बन क्या रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बन रहा है, और ये आपको मालूम है किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, खोलते हैं, तो a माइनस बी और a माइनस बी हो जाता है, जिसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 0.02। तो अगर a से आप b घटा दोगे तो यही तो आएगा, तो नीचे भी लिखा हुआ है a माइनस बी लिखा हुआ है। अब आप देखिए कितनी आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा a माइनस बी, यानी 0.03 से 0.01 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 ऊपर आ जाएगा। अब उसको सॉल्व करते हैं, साइड वाले को देखते हैं पहले। डिवाइड बाई जो इधर लिखा था 3/8 और प्लस 3/16 और का 1/2। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया 3/32 हो गया। तो 3/8 में हम 3/32 जरा जोड़ के देखते हैं कितना होगा, एलसीएम हो गया 32, 8 चौक 32, 4 तिहाई 12 और ये हो गया 3, यानी 15/32 आ गया। अब 15/32 से हमें इसे डिवाइड करना है, तो 0.02 डिवाइड बाई कितना है 15/32। हमने आपको बताया था कि भाग के निशान के अगर दाहिनी तरफ कोई फ्रैक्शन लिखा है तो फ्रैक्शन को पलट दो, भाग का निशान गुणे के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.02 इंटू 32/15। अब हम दशमलव अगर ऊपर के हटा दें तो नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 अदद बाद दशमलव है, हमने सारे दशमलव हटा दिया, यहाँ पे डबल 0 ले लिया। काट दीजिए आप, किससे कट जाएगा, 4 से अगर हम इसको काट दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 बच गया, 4 7 28, 4 पंचे 20 और 4 से इसको काट दिया है, तो ये आपका 4 8 32 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 16/375 आपका आंसर आ जाएगा। तो सही और सटीक आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना था, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था। ये फार्मूला आप समझ ही गए थे, इसको सॉल्व करके डिवाइड करना था। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखें। एक आयताकार खेत के चारों ओर अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ बनी हैं। खेत की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इन क्यारियों में फूल लगवाने का खर्च क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज़, डायग्राम जो जनरेट होगा वो हमारे सामने पिक्चराइज होना चाहिए, और जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक ऐसे सवालों को हल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आप देखिए जो डायग्राम हमारे सामने बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा आयताकार है ना, ऐसा आयताकार जो है खेत है, और ये 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, ऐसा है। इसके चारों ओर आयताकार क्यारियाँ, तो एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है आपकी, एक यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी है। कैसी हैं,
इसके खेत के चारों ओर अर्धवृत्ताकार यानी हाफ सर्कल की क्यारियां बनी हुई हैं और इसमें जो है 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फूल लगवाना है, कितना पैसा खर्च होगा। तो इनका एरिया पता कर लेते हैं, बता देंगे। सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि ये हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, दोनों मिल जाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर इसका ये डायमीटर हुआ 6 मीटर तो फिर रेडियस क्या हुई, आर क्या हुई, 3 मीटर हुई यहाँ से, और इसकी रेडियस क्या हुई, जब ये 4 मीटर डायमीटर है तो रेडियस यहाँ से 2 मीटर हो गई। अब अगर इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस को बड़ी वाली को x मान लेते हैं, छोटे वाले को y मान लेते हैं। क्लियर हो गए? बड़े वाले को x मान लेते हैं, छोटे वाले को y मान लेते हैं। तो सर्कल एक ये बड़ा बनेगा, एक ये छोटा बनेगा। दोनों देखिए जब जुड़ेंगे तो एक एक सर्कल हो जाएंगे। तो ये पाई एक्स आर की जगह रख लेते हैं, चूंकि आर मान लिया, पाई एक्स स्क्वायर और प्लस पाई वाई स्क्वायर, ये मान लिया हमने। इतना हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो उठा करके रखते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका इसकी जगह कितना हो जाएगा, x का मतलब ये 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस 4, यानी ये आपका हो गया 13 पाई हो गया। अब ये आ गया एरिया, इस पे आपको लगवाना है फूल। 13 पाई पे फूल लगवाना है, 13 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, ये एरिया हो गया। और इनटू आपका अमाउंट 35 रुपये खर्च आ रहा था, 35 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35, 22 पंचे 110 और गुणे 13 कर देंगे, 13 0 0, 13 एकम 3 हो गया और 13 एकम 13 1 14, 1430 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा, डी आंसर सही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट था इस सवाल को समझना कि जो क्यारी आपकी अर्धवृत्ताकार दोनों तरफ बनी हुई है, ये देखिए, तो ये मिलके एक सर्कल बनेगी और ये लंबाई डायमीटर का काम करेगी। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस इसकी मिल गई। एक सर्कल का एरिया ये है, एक एरिया है, दोनों का एरिया निकाल लिया 13 पाई की वैल्यू 22/7 है, ये एरिया हो गया। हमने अमाउंट से गुणा करके और टोटल खर्च निकाल लिया 1430 रुपये। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छा सा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, इस चीज़ को समझिएगा। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है पहले जितना 180 से कम थी। आपको बताना है कि संख्या क्या है। चाहे तो इस सवाल का आंसर आप ऑप्शन से भी दे सकते हैं, लेकिन आप पहले थोड़ा सा इसे कंसेप्ट वाइज देखिए। कोई संख्या हमें नहीं मालूम कौन सी संख्या, माना संख्या p है, तो अगर इसे 11 से गुणा किया जाता है, इंटू 11 किया जाता है, तो 11 से गुणा करने पे 180 से उतनी ही अधिक होती है, यानी -180 कर दें तो पता चल जाएगा कितना अधिक होती है। और फिर कहा जा रहा है कि जितना वो 180 से कम थी तो 180 माइनस p हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 11p माइनस 180 बराबर 180 माइनस p हो जाएगा। तो इधर p आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12p हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 360 के। इसका मतलब p बराबर कितना हो जाएगा 360/12 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, यानी वो संख्या 30 है। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 30 को जब आपने 11 से गुणा किया तो कितना हो गया 330 हो गया, और माइनस 180 करो तो क्या आएगा 150 आएगा। और आप कह रहे हो 150 से 180 से उतना ही कम है, तो 180 से फिर 30 घटा दो तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी जितना अधिक थी उतना ही कम है। तो इस लाइन को जितना स्पष्ट पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आंसर आएगा। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बांध बनाने का ठेका मनोहर ने 24,000 रुपये में लिया। यह बांध बनाने में राधे और श्याम उसे एक एक दिन छोड़कर मदद करते हैं। मतलब क्या है, मनोहर कंटिन्यू काम कर रहा है और राधे और श्याम जो 2 व्यक्ति हैं उसे अल्टरनेट मदद कर रहे हैं कि पहले दिन जैसे राधे कर रहा है तो दूसरे दिन श्याम कर रहा है। अच्छा, मनोहर अकेले अगर इस बांध को बनाता तो 10 दिन लगता, राधे अकेले बनाता तो 30 दिन लगता, और अगर श्याम अकेले इसको बनाता तो 60 दिन लगता। पूछा जा रहा है कि मनोहर को प्राप्त राशि क्या है, तो मनोहर को यहाँ पे उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसने काम किया है। तो पता करते हैं कि ये बांध टोटल कितने दिनों में बना। सबसे पहले चीज़ देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं आपको। अगर मनोहर को m लिख लेते हैं, अगर मनोहर अकेले इस बांध को बनाता तो कितना लगता 10 दिन लगता।
अगर राधे इस बांध को अकेले बनाता तो 30 दिन लगता, और अगर श्याम इस बांध को अकेले बनाता तो 60 दिन लगता। अगर देखें यहाँ पे कितने यूनिट काम है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। केवल 60 इकाई काम है, 60 यूनिट काम है। अब 60 यूनिट काम है तो राधे और मनोहर उसे एक एक दिन छोड़ के मदद करते हैं। तो पहले दिन राधे मदद करेगा तो अगले दिन मनोहर का श्याम करेगा। अच्छा, ये 60 यूनिट काम है। मनोहर एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 10 छक्का 60, 6 यूनिट ये करेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा राधे, और श्याम एक दिन में क्या करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। तो पहले दिन कौन करता है? मनोहर और राधे करते हैं। तो इनका दोनों का 6 + 2 यानी 8 यूनिट काम फर्स्ट डे का हो गया। फिर अगले दिन मनोहर तो था लेकिन उसके साथ श्याम आ गया, तो 6 + 1 7 यूनिट काम हो गया। तो 15 यूनिट काम हो गया। कितने दिन बीत गए? 2 दिन बीत गए। 2 दिन में जो है 2 डेज में 15 यूनिट काम हो गया। अब टोटल काम कितना है? तो 60 यूनिट काम है। तो 60/15 और गुणे 2, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8। 8 दिन में ये पूरा काम डन हो जाएगा। अब 8 दिन में डन हो जाएगा, और अकेले मनोहर 10 दिन में कर सकता था। तो 8 दिन में मनोहर क्या करेगा? 8/10 काम करेगा, लिहाजा उसे 8/10 पैसा मिलेगा। जितना काम उतना पैसा, ये पीछे पड़ चुके हैं। तो 24,000 का 8/10 निकाल लीजिए। 24,000 गुणे 8 और बटा 10, 0 0 कट गया। ये आ जाएगा 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 17 18 19, 19,200 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बस समझने वाली चीज़ ये थी कि मनोहर कंटिन्यू है, राधे और श्याम अल्टरनेट हैं। तो एक 60 यूनिट काम में 6 यूनिट रोज ये करता है, 2 यूनिट ये करेगा एक दिन में, 1 यूनिट ये करेगा। फर्स्ट डे ये इसके साथ था, सेकंड डे ये इसके साथ था। तो फर्स्ट डे 8 यूनिट, 6 और 2, और अगले दिन 7 यूनिट काम हुआ। 15 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। 15 चौको 60, 4 दूनी 8 दिन में पूरा काम डन हो गया। और 8 दिन में पूरा काम हो गया है, इसका मतलब मनोहर ने 8 दिन पूरे काम किया है इन लोगों के साथ में मिलकर। तो 8/10 पैसा मनोहर को, यानी 19,200 रुपये मनोहर को यहाँ पे मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से है और दूसरा सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% के लाभ पर और शेष को 20% के लाभ पे बेचता है। यदि इस प्रकार उसे टोटल 12% का लाभ हुआ है तो 20% के लाभ पर बेची गई चीनी की क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है, ये पूछा गया आपको। तो सबसे पहली चीज़, उसने चीनी का कुछ पार्ट जो है 10% पे और जो बचा हुआ पार्ट है वो 20% पे बेचा है, यानी 2 भागों में बांट कर अलग अलग उसने प्रॉफिट पे सेल आउट किया। बट अगर ओवरऑल देखा जाए टोटल क्वांटिटी पर तो उसको 12% का लाभ हुआ है। अब ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है, दोनों क्वांटिटी पे टोटल लाभ का मिश्रण है। तो इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। आप देखिए, फर्स्ट इधर पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इधर हो गया। फर्स्ट को आपने बेचा है 10% के लाभ पे तो 10 लिख लीजिए, दूसरे को 20% के लाभ पे तो 20 लिख लीजिए। अच्छा, सब लाभ 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 है तीनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 में जोड़ना या घटाना नहीं रहता है। जब एक लाभ हो एक हानि हो तो 100 + 100 माइनस करके लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीनों लाभ हैं तो हम लिखे दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तीनों हानि हो तब भी लिख सकते हो, लेकिन एक लाभ हो एक हानि हो तो फिर आप 100 + 100 माइनस करके लिखिएगा। लाभ के संदर्भ में 100+ और हानि के संदर्भ में 100-। तो यहाँ हम 12 लिख लेते हैं ओवरऑल। इधर से घटा के यहाँ रखेंगे और इधर से घटा के यहाँ रखेंगे। इन दोनों का अंतर 8 है और इन दोनों का अंतर 2 है, यानी जो क्वांटिटी रेशियो हमारा निकलेगा वो 4:1 का संबंध आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि 20% लाभ पे बेची गई चीनी की क्वांटिटी क्या है, तो टोटल 100 kg है, इसलिए अनुपातिक योग नीचे आ जाएगा। अब 20% वाली आपसे पूछ रहे हैं तो इंटू 1 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 20 kg सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका पहला आंसर ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी कल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय गया था तो 6 मिनट पहले पहुंच गया था, जबकि परसों वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था तो उसे 4 मिनट की देरी हो गई थी। यदि आज वह नियत समय पे पहुंचा है तो फिर आज स्पीड क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्यार्थी कल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड को मेंटेन करके घर से विद्यालय गया तो उसको 6 मिनट पहले पहुँच गया, मतलब जो भी वहाँ पे विद्यालय में अराइवल टाइम
था उससे 6 मिनट पहले पहुंच गया। परसों वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था तो 4 मिनट विलंब से पहुंचा। आज वो समय पे पहुंचा है, तो बताइए आज स्पीड क्या है। तो सबसे पहली चीज़, स्पीड बताने के लिए आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर एग्जैक्टली टाइम फाइंड आउट करेंगे, और जब एग्जैक्टली टाइम और डिस्टेंस मिल जाएगा तो स्पीड भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है आपकी ये बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, वो कल 6 मिनट पहले पहुंचा था और परसों 4 मिनट देर से पहुंचा था। दोनों दिन के समयों में 10 मिनट का अंतर आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर समय दूरी चाल का पीछे से पढ़ के आए हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर इंटू समयांतर बटे 60। क्यों? क्योंकि चालें हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में हैं, टाइम मिनट में है, टाइम डिफरेंस मिनट में है, तो उसे घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, 2 दूना 4। 2 किलोमीटर दूरी है घर से विद्यालय के बीच की। अब इस दूरी को जब वो परसों 4 की चाल से गया था तो क्या हुआ था, 2 किलोमीटर की दूरी 4 की चाल से गया, 1/2 घंटे लगे। 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट में वो पहुंचा। जब 30 मिनट में पहुंचा तो उसे बताया गया कि आज आप 4 मिनट देर से आए हो, तो इसका मतलब है कि आपको कितनी देर में आना चाहिए था, 26 मिनट अराइवल टाइम कंप्लीट होता है। यानी 26 मिनट में अगर आप आते तो ये राइट टाइम माना जाता। अच्छा, आज नियत समय पे पहुंच गया, इसका मतलब आज कितनी देर में पहुंच गया, 26 मिनट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो 2/26 कर देंगे और इंटू 60 कर देंगे। कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 13 हो गया। अब 60 को हम 13 से भाग दे देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 चौको 52 हो गया, 8 और 0 उतार लिया, 13 छंग 78, ये आपका हो गया, कट गया, 2 आ गया। 4.6 आपका सही आंसर ये होगा, डी ऑप्शन। काफ़ी अच्छा सा सवाल था। इंपॉर्टेंट ये था कि पहले आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, डिस्टेंस के बाद एग्जैक्टली टाइम फाइंड आउट करें, और एग्जैक्टली टाइम के बाद डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आज की स्पीड आपको मिल जाएगी, जो कि आज वो राइट टाइम पहुँचा है। और राइट टाइम क्या है, 26 मिनट है, और डिस्टेंस क्या है घर से विद्यालय की, 2 किलोमीटर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला ये 7 नंबर आपका वर्क एंड टाइम देख लीजिए, और ये मेंसुरेशन से है आपका। 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिन में 3780 रुपये कमाते हैं। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिन में 15,040 रुपये कमाते हैं। आपको बताना है कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में 12,400 रुपये कमा लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट की जाए कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन क्या है, या एक महिला का एक दिन का वेतन क्या है। तो अगर एक पुरुष का वेतन एक दिन का मालूम होगा तो 7 दिन का, और महिला का 7 पुरुष का और 9 महिला का मालूम हो जाएगा एक दिन का। और एक दिन का अगर अमाउंट मालूम हो गया तो 12,400 को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ डेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक पुरुष का और एक महिला का वेतन पहले एक दिन का फाइंड आउट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, ध्यान से एक एक चीज़ें देखिएगा। 3 मेल हैं एंड 4 फीमेल हैं। इनका जो 7 डेज का पैसा है वो 3780 रुपये है। तो एक दिन का पैसा कितना होगा, पहले यहाँ तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं। 3 पुरुष और 4 महिलाओं का 7 दिन का पैसा 3780 रुपये है। तो एक दिन का कितना है, तो 3780 रुपये को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 पचे 35 और 7 चौक 28, ये हो गया 540 हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखिए 11 मेल एंड कितने फीमेल हो गए, 13 फीमेल। इनका 8 दिन का जो पैसा है वो है 15,040 रुपये। तो 15,040 रुपये को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 डे निकल आएगा। तो 8 एक कम 8 हो गया, और 7 बच गया, 0 हो गया। 8 अठाई 64 हो गया, फिर 6 बच गया, फिर 8 अठाई 64 हो गया, 0। 1880 रुपये हो गया ये एक दिन का, 11 महिला और 11 पुरुष और 13 महिला का। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
इन दोनों को में चाहे पुरुष को बराबर कर लें या महिला को बराबर कर लें, तो ऐसा करने के लिए ऊपर हम गुणा कर देते हैं 11 से और नीचे कर देते हैं 3 से, तो यहाँ पे हमारे मेल बराबर हो जाएंगे। देखिए 11 तिहाई 33 मेल एंड प्लस लिख लेते हैं 44 फीमेल, 11 चौको 44 फीमेल। कितना पैसा कमाते हैं? 11 0 0, 11 चौको 44 के 4, 11 पचे 55, 56 57 58 5940 हो गया। अब 3 से यहाँ करेंगे, 11 तिहाई 33 मेल हो गया प्लस 13 तिहाई 39 फीमेल हो गया। और ये कितना पैसा कमाते हैं? तो 18 तिहाई 54, 55 5640 रुपये हो गया। अब देखिए यहाँ कट जाएगा ये और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना, 5 फीमेल का कितना पैसा हो गया? ये 300 रुपये हो गया। तो एक फीमेल का पैसा क्या हो गया? 60 रुपये हो गया। अब हमने एक फीमेल का पैसा निकाल लिया, ऊपर वाले में उठा के रख देते हैं। देखिए 3 मेल और एंड 4 फीमेल, तो 4 गुणे 60 और ये बराबर कितना हो गया? 540 हो गया। तो ये 3 मेल का जो पैसा हो जाएगा वो 540 माइनस 240 हो गया, यानी 3 मेल बराबर हो गया 300। तो एक मेल का पैसा क्या हो गया? 100 रुपये, यानी एक पुरुष का 100 रुपये और एक महिला का 60 रुपये ये निकल आया। अब आपके पुरुष कितने हैं? तो कहा जा रहा है 7 पुरुष, तो 7 पुरुष का कितना हो गया? 100 गुणे 7 हो गया, 700 रुपये पुरुष कमाएंगे एक दिन में। और महिला का 60 रुपये है, तो महिलाएं कितनी हैं? 9 महिलाएं, 9 छक 54, 540 महिलाएं कमाएंगे। तो एक दिन का इनका पैसा हो गया 1240 रुपये। और आप पूछ रहे हो कि 12,400 कितने दिन में कमा लेंगे? तो 12,400 को अगर 1240 से डिवाइड करोगे तो 10 दिन आपका सही आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर सी है, यानी 12,400 रुपये 7 पुरुष और 9 महिलाओं को इस स्थिति में कमाने में पूरे के पूरे 10 दिन लग जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को कम किया है। कैसे कम किया है? 3 पुरुष और 4 महिला का 7 दिन का वेतन दिया था, हमने 1 दिन का कन्वर्ट कर लिया। कैसे? इसको 7 से भाग दे दिया, 8 से उसको दे दिया, तो वन डे हो गया, तो डे कैंसिल हो गया। उसके बाद बराबर करके अपना सॉल्व कर लिया गया। अगला सवाल आप देखें, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है। एक मैदान है जो समलम चतुर्भुज की आकृति में है। मैदान समलम चतुर्भुज की आकृति में है जिसकी समानांतर भुजाएं 20 मीटर व 41 मीटर हैं तथा शेष 2 भुजाएं 10 मीटर और 17 मीटर हैं। इस समलम जो चतुर्भुज आकार का मैदान है 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराना है। आपको बताना है कि ऐसा करवाने में खर्च क्या आएगा और ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, हम इसको मैदान को आपके सामने बना के दिखाते हैं, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। इस तरह से मान लीजिए कि ये मैदान है आपके सामने बना हुआ है, इस तरह से मान लीजिए। तो ये आपका हो गया और ये हो गया इस तरह से। ये आपका 20 मीटर है और ये कितना हो गया? 41 मीटर हो गया, 41 मीटर। ये भुजा आपकी 10 मीटर है और ये आपकी कितनी हो गई? 17 मीटर हो गई। अब इसे समतल कराना है तो सबसे पहले देखिए, हम एक ऊंचाई तो यहाँ डाल देते हैं, ये h हो गया, और एक ऊंचाई हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, एक ऊंचाई यहाँ पे डाल देते हैं। इसको नाम दे देते हैं A, B और ये C और ये D। तो ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ये एक ऊंचाई हमने दिया है। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, एक देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। हमारा उद्देश्य होता है कि एग्ज़ाम में इसको ईजिली करें, ईजिली फाइंड आउट करें, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आप ये बताओ, यहाँ पे ये 17 दिया है। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, फिर डिटेल में लगाऊंगा, कोई समय आपका नहीं बर्बाद हो रहा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये 17 है। अगर 17 के ऊपर आप गौर पर करो और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो 17 जो होता है ये होता क्या है? ये होता है
15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 225 और 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 64 और इसको जोड़ो तो 289 होता है। 289 और 289 का मतलब 17 होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये दूरी 15 है और ये दूरी 8 है। क्लियर हो गए? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 15 और ये 8 होगा तभी ये 17 आएगा। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब क्या होता है ये आपको बताते हैं। 10 का मतलब होता है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो 8 का 64 हो गया और 6 का 36 हो गया, और इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 10 आपका। इसका मतलब कि ये 8 है और ये 6 है। अब आप देखिए, अगर इस तरह से हम चलें, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस का यूज करें, क्योंकि उद्देश्य आंसर देना है। ऐसा नहीं कि हम जिद्दी बन करके बिल्कुल सॉल्व करेंगे, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर मुझे पर्सनली करना होता तो मैं यही अप्लाई करता। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा ये लंब गुणे आधार बटे 2, तो 15 गुणे 8 बटा 2 कितना एरिया हो गया? 60 यहाँ से आ गया। यहाँ देखिए, आधार इंटू लंब बटा 2, ये यहाँ से कितना आ गया? 24 आ गया। अच्छा, अब ये बीच में क्या बचा? बीच में बच गया आयत। 8 ये है, 20 ये है, तो 20 गुणे 8 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160 हो गया। सब उठा करके जोड़ लो, कितना हो गया? ये आप देखिए 4 हो गया, और 6 6 12 और 2 14 के 4 हो गया, 1 आ गया, ये 244 हो गया। 300 से गुणा कर दीजिए, आप आ जाएगा 0 0 3 चौक 12 के 2 और 3 चौक 12, 1 13 का 3 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7 73,200 रुपये। आपका सही आंसर ये हो जाएगा, और बड़ी ही इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसीडर करने की ज़रूरत है कि यहाँ 17 आया कैसे। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा, तो यहाँ 10 कैसे आया? जाहिर सी बात है, ये कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ये कर्ण है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो ये दूरी तो एक जैसी है। इस तरह से कंसीडर करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक तरीका और अपना सकते हैं, हम वो भी आपको बता रहे हैं। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, हमें ये नहीं मालूम है सपोज, ठीक है, ये नहीं मालूम है हमें। अब आप देखिए क्या अपनाएंगे तरीका, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये, अगर ये दूरी 10 मीटर है तो यहाँ से भी हम इसको समानांतर इसके ले लेते हैं, तो ये भी 10 हो जाएंगे। इसको ई बिंदु मान लेते हैं, है ना, और इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए, इसको हमने 41 इधर ले लिया, पूरा ये पूरा का पूरा 41 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ जब हमने इसके समानांतर देखिए पैरेलल ले लिया, एक ये पैरेलल हो गया, एक ये पैरेलल हो गया, तो जब ये पैरेलल हो गया तो फिर ये भी तो 10 मीटर होगा। जब ये, और ये 20 हो जाएगा आपका, ये 20 हो गया, और अगर ये 20 हो गया तो ये 21 हो गया। अब क्या बन गया? ये आपका बन गया विषम बाहु त्रिभुज बन गया। ये बन गया विषम बाहु त्रिभुज, और ये आपका बन गया समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब दोनों चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसकी ऊंचाई निकालेंगे, और ऊंचाई निकालकर इसका आंसर करेंगे। अच्छा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विषम बाहु का अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इनको ए बी सी अपना मान लो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एस बराबर यानी पैरामीटर का हाफ हो गया, तो 17 + 10 + 21 और बटा 2 कर दीजिए, ये 48/2 हो जाएगा, बराबर 24 आ गया। अब ये 24 आ गया तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 24, और ये 24 माइनस कितना हो जाएगा? ए आप रख लो, 10 रख लो, ठीक है। उसके बाद आप 24 माइनस कितना रखोगे? 17 रखोगे, और फिर 24 माइनस 21 रखोगे, और ये अंडर रूट हो गया। ये विषम बाहु का पढ़ चुके होंगे पीछे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट 24 हो गया, और इंटू यहाँ पे 14 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे करेंगे तो आप 3 और 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे, देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम सीधा वर्गमूल आपको निकाल के दिखा रहे हैं। पहले इसको गुणा करो, फिर वर्गमूल निकालो, लंबा प्रोसेस हो गया। आप एक पॉइंट बताइएगा, ये 7 है, एक 7 इसके अंदर है, एक 7 ये, 7 × 7 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी एक 7 ये है, एक इसके अंदर है, हमने 7 ले लिया।
अब यहाँ से 3 एक ये है, एक 3 इसके अंदर है, 3 अट्ठे 24, 3 यहाँ है, 3 ले लिया आपका। इसके बाद यहाँ 8 बच गया, एक यहाँ से 2 बचा था, 8 दूनी 16, 16 का जो है वर्गमूल 4 हो गया। तो 4 सत्ते 28, 3 84, 84 आपका आ गया एरिया किसका, इसका एरिया 84 मीटर आ गया, वर्ग मीटर। अब इसका एरिया 84 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं ऊंचाई। और देखिए ऊंचाई को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ आपको दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज जो होता है सॉरी ये 84 इसका एरिया हो गया। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट किए रहिएगा। इसका एरिया 84 हो गया। अब हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। कोई भी त्रिभुज एक्स वाई जेड हो, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 84 है विषम बाहु का, आधार इसका 21 है, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है और बटा 2 कर दिया तो ये 84 आ गया। अब 21h बराबर है 168, तो h बराबर क्या हो जाएगा 168/21 हो जाएगा। h बराबर आ गया 8। अब h बराबर 8 आ गया तो अब आप इसका बता सकते हो, ये 20 गुणे 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो 84 ये हो गया और 20 गुणे 8 कर दीजिए, कितना हो गया 160। तो 160 और 84 आप जोड़ दीजिए, 244 एरिया आ गया। अब 244 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से तो आपका फिर से यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी प्रोसेस पे चलिए और वो बेस्ट प्रोसेस है, उससे आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, हमें आपको दिखाना है, अदरवाइज हम इसको तेजी से कर सकते थे। आइए नेक्स्ट पे, ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। पहला सवाल है एलसीएम एचसीएफ से, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा जो है 45 है और लासा जो है 540 है, 540 है। एलसीएम 540 है और एचसीएफ 45 है। आपको बताना कि ये संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पे ऐसी सभी संख्याएं दिख रही हैं कि जो 45 जिनमें कॉमन है। अदरवाइज होता क्या है कि ऑप्शन मैंने इस हिसाब से दिया है कि आप इसको सीखें, नहीं तो मासा जो होता है किसी भी संख्याओं का जिनका मासा है वह उन संख्याओं में कॉमन होता है, उनके अंतर में, उनके योग में, उनके गुणनफल में, उनके एलसीएम में, यहाँ तक कि उनके वर्गों के योग, घनों के योग, वर्गों के अंतर, घनों के अंतर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। तो ये चीज़ हम वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसी सारी संख्याएँ दी हैं जिनमें 45 कॉमन है या उनके अंतर में भी कॉमन है, तो इसको लगा के देखेंगे। पहली संख्या हमारी हो गई 45x और दूसरी संख्या हो गई हमारी 45y। ये दोनों संख्याएं हो गई और आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 45 गुणे 540 हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 45 से 45 को काट देते हैं और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितने बार कट जाएगा, 12 बार ये भी कट जाएगा। 45 से इसको काट देंगे 12 बार, देखिए 9 छक 54, 12 बार कट जाएगा ये भी। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ 12 लिख लेते हैं। एक्स वाई बराबर आपका आ गया 12। अब एक्स वाई बराबर 12 आ गया तो एक 3 है, दूसरी 4 है, ये यहाँ पे को प्राइम नंबर आ जाएगा। एक 3 होगा, 4 होगा, दूसरा 1 और 12 होगा। लेकिन 1 और 12 आप करोगे तो एक संख्या 45 आ जाएगी, जो कि 2 अंक की अलाउ नहीं है, तो 2 अंक तो हम ले ही नहीं सकते हैं। एक को प्राइम जब फैक्टर बनाओगे इसके तो 3 और 4 आ गया, तो 45 तिहाई 135 हो गया, 45 चौको 180 हो गया। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर 135 और 180 यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल यहीं पे आप देख लेते हैं। इसे कहा गया है निम्न को p बटा q के रूप में परिमेय संख्या में व्यक्त करिए। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे p बाई q के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है।
देखिए जिस पे बार लगा है 0.13 है और प्लस 0.45 है, पूरे पे बार लगा है, इस पे बार, इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। प्लस 1.121 पे 21 पे बार लगा है, तो इसकी रिपीटिशन हो रही है दशमलव के बाद के अंकों की। तो ये 13 बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये आपका 45 बटा 99 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तो एक ये पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को तो हम साइड में रखते हैं, इससे मतलब भी नहीं रखते, एक प्लस करेंगे बाद में, पूर्णांक को बाहर ले लिया। अब दशमलव के बाद के जो अंक हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको दशमलव के बाद के सभी अंकों से घटा देंगे। तो ये कितना 121 से 1 निकल जाएगा, कितना हो गया 120, और 120 बटा क्या हो जाएगा, जिनके लिए पुनरावृत्ति हो रही है 9 का प्रयोग, जिसके लिए नहीं हो रही है 0 का प्रयोग। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 12 बटे 99 आ जाएगा। अच्छा, अब सब हम उठा करके जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 12 बटे 99, ये 12 और 13 कितना हो गया, हाँ 25 और 45 कितना हो गया 70 बटे 99 तो ये हो गया, और प्लस 1 वो उधर जो चला गया था ये ले लिया। ठीक है, तो 9 एकम 9 हो गया, ये हो गया आपका कितना आ जाएगा 70, इसको जोड़ लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 और ये, हाँ 1 मिनट है, इसको फिर से देख लेते हैं। एक इससे गया 120 हो गया, 120 बटा 99 हो गया, तो 12 बटे ये 990 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया था तो 12 बटे 99 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका 99 नीचे होगा ना, 99 बटा 70, तो 99 कन्ने में 99 और इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 169 बटा 99। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप पीछे पढ़ चुके हैं, दशमलव भिन्न का पूरा चैप्टर ही देख चुके हैं, तो जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत होगी। तो इसमें आपने टोटल 10 सवाल देखे हैं और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।